आवाज हमारे ख्याल से नहीं थी। हमारे ख्याल से अब आवाज आ गई होगी। प्रदीप कुमार जी, साउंड क्लियर है? तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर राफेल की। उस राफेल के विमान की बात कर रहा हूं जिसके कारण से आज जो पड़ोसी देश हैं उनकी नींद खराब है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो। चाइना तिलमिला उठा है तो पाकिस्तान की आज घिग्गी बन चुकी है। यहां पर आज भारत में ऐसा दिन है जो भारत को वास्तव में गर्व महसूस करा रहा है। आपने एक खबर सुनी होगी कि भारत में लड़ाकू विमान फ्रांस से चलकर आ चुका है, अंबाला पहुंच चुका है। और ऐसी कंडीशंस में अब जो चाइना की घेराबंदी की जो रणनीति थी भारत को, भारत के पास एक ऐसा जवाब आ चुका है कि अब भारत चाइना को घेर सकता है इस राफेल के माध्यम से। बहुत विवादों में रहा ये राफेल जेट विमान, भारत में भी विवादों में रहा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने पड़ोसी देशों की नींद उड़ा दी। और पड़ोसी देशों की नींद उड़ा दी तो ऐसी कंडीशंस में जब हम इस राफेल विमान का पूरा एक स्ट्रक्चर समझते हैं, पूरा का पूरा यहां पर जब हम सिस्टम समझते हैं तो पता चलता है कि निश्चित तौर पर अब भारत जैसे देश को कोई महाशक्ति बनने से नहीं रोक पाएगा, चाहे उसके पड़ोसी देश कितना भी जोर लगा ले। यह बात आज अमेरिका को भी पता चल चुकी है, जापान को भी पता चल चुकी है, ऑस्ट्रेलिया को भी पता चल चुकी है और रसिया को भी पता चल चुकी है कि भारत अब उभरता हुआ ऐसी महाशक्ति है जिसका जवाब एक तरह से अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना के लिए बहुत जरूरी है। और भारत का यह महाशक्ति बनने का यह दौर भारत को एक ऐसे मोचाम पर पहुंचा रहा है, ऐसे शिखर पर पहुंचा रहा है जो निश्चित तौर पर क्या होगा कि हर भारतीय को गर्व करने का दिन के रूप में जाना जाएगा। तो राफेल भारत एक तरह से 2000 किलोमीटर दूर से चलकर भारत पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जितने भी विमान आते रहे हैं विदेशों से, उनको कई जगह पर रुकना पड़ता था, लेकिन भारत का यह विमान वास्तव में इसको कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक जगह इसे रोका गया। और एक जगह रोका गया, उसके बावजूद भी भारत में आकर जब इसका नजारा देखा गया जो अन्य दूरदर्शन चैनल है उनसे, तो पता चला इसके द्वारा वास्तव में यह पता चला यहां पर क्या कि वास्तव में अगर देखा जाए तो इसमें तो वो खूबियां हैं जो वास्तव में अपने पड़ोसी देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ये ऐसा जेट विमान था जो भारत में विवाद का बिंदु बन गया था। विपक्ष की पार्टियों ने इसको घेरे में रखा, फिर भी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसे भारत में लाया गया। यहां तक विवाद में यह आया कि इसका जो एक तरह से पूजन था वो भी विवाद में ला दिया गया। लोगों ने अपनी संस्कृति को भूलकर, अपने कल्चर को भूलकर इसका उपहास उड़ाया। और उपहास उड़ाया क्योंकि हमारे यहां पर तो नए मेहमान के आने के बाद तिलक करने का एक जो सांस्कृतिक परंपरा है, उसका निर्वाहन जब हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया तो उसका भी मजाक उड़ाने की कोशिश की गई यहां पर। और वैज्ञानिकता के इस दौर में, वैज्ञानिकता के इस समय में इस तरह से मजाक उड़ाया गया कि उसको एक तरह से सोशल मीडिया में कई लोगों ने परोसा भी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इसी राफेल की।
जिस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। कई चुनाव की रैलियों में यह देखा गया कि हमारे प्रधानमंत्री पर भी सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया कि राफेल की खरीद में घोटाला हुआ है। तो क्या है राफेल? क्या खूबियां हैं इस राफेल की? किस तरह से ये राफेल भारत को एक तरह से महाशक्ति बनने से नहीं रोक पाएगा? हम अभी तक जो एक तरह से विमान का यूज करते थे, उन विमानों से मैंने कई लड़ाइयां जीती हैं, चाहे सुखोई हो चाहे मिग हो। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो राफेल के आने के बाद में जो हमारा एक शक्तिशाली देश था चाइना, उसको भी अब हम घेर सकते हैं, क्योंकि राफेल की जो तैनाती होगी वो चाइना को घेरने की रणनीति के अंतर्गत होगी। दो जगह उसको एक तरह से तैनात किया जाएगा, एक पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, और दूसरा उत्तरी क्षेत्र में। अर्थात अंबाला के क्षेत्र में तैनात किया जाएगा तो पूरब के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में इसको तैनात किया जाएगा। निश्चित तौर पर यह घेरेबंदी की जो नीति होगी, यह घेरेबंदी की नीति वास्तव में अगर देखा जाए तो आज चाइना के होश उड़ा रही है। चाइना और पाकिस्तान वास्तव में आज सो नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि भारत के लिए ये इतने गर्व की बात है, जिसके कारण से उन्हें लग रहा होगा कि भारत को एक तरह से गौरवान्वित किया जा रहा है। जबकि मैं यहां पर, चाइना चाहता है कि भारत में आंतरिक कलह हो, और इसीलिए वो आंतरिक कलह कराने के लिए यहां पर आतंकवादी गतिविधियों को करता है, यहां पर उन सारी नीतियों को एक तरह से यहां पर आगे बढ़ाता है, जिसके कारण से भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो खराब हो जाए। वो कई मायनों में देखा जाए, कई मायनों में अगर देखा जाए चाइना को, तो चाइना के द्वारा यहां पर कई मायनों में देखा जाए तो भारत को बदनाम किया जाता रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। उसने हर देश के साथ संरक्षण देकर सीमा विवाद कराया। उसने अपनी कूटनीति के माध्यम से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को सहयोग देने वाले पाकिस्तान को आगे बढ़ाया, और इन नापाक मंसूबों को रोकने के लिए यह जरूरी हो गया है, इन नापाक इरादों को रोकने के लिए यह जरूरी हो गया है कि हम अब ऐसी शक्ति बनकर उभरे कि कोई भी देश अब हमें आंख मिलाने की हिम्मत ना जुटा सके। और इसीलिए राफेल जैसा विमान आज चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद खराब कर रहा है, और यह भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है। यहां पर यह राफेल आया कहां से, सबसे बड़ी बात यह आती है। राफेल आया फ्रांस से, और फ्रांस से जब राफेल आया तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और फ्रांस की एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम द एसाल्ट था। द एसाल्ट के द्वारा कहा जाता है कि भारत में राफेल जैसे विमान को बनाया गया, वहां पर इस विमान को बनाया गया, और इस विमान को बनाकर यहां पर देखा गया क्या कि वास्तव में इसकी जो क्षमता है, इसका जो एक तरह से यहां पर देखा गया कि जो उपयोग है वो कई पैमानों पर भारत के संदर्भ में सबसे सटीक बैठता है, क्योंकि यह जो जेट लड़ाकू विमान होगा ये एयर से एयर पर और साथ ही एयर से ग्राउंड पर अटैक करने में माहिर है, और सबसे बड़ी बात है कि परमाणु क्षमता में भी सक्षम है ले जाने में। और अगर ये इस विमान पर कुछ भी एक तरह से तकनीकी खराब आती है
या ये एक तरह से किसी कारण से दुश्मन की निगाह में आ जाता है और अगर दुश्मन इस पर कोई वार भी करता है तो इसका पुनर्निर्माण भी किया जा सकता है। इस विमान की सबसे बड़ी खूबी है इसमें लगे हुए हैं अच्छे किस्म के रडार। ना पाकिस्तान के पास ऐसे हैं, ना चाइना के पास इस तरह के, केवल और केवल भारत के पास इस तरह की क्षमता वाला विमान होगा यहां। और साथ ही साथ यहां पर यह जो एक तरह से स्पीड है उसको भी पाकिस्तान भी यहां पर नहीं छू सकता है और चाइना भी नहीं छू सकता है। इस स्पीड के विमान को भारत में शामिल किया गया और इस स्पीड को जब भारत में शामिल किया गया है तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी गर्व करने की बात है। राफेल विमान जो एक तरह से 6 भारत में कॉम्बैट रेडी के रूप में भारत में आए, अधिकतम स्पीड है इसकी 2222 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब एक दिन में आप 1 घंटे में 2000 किलोमीटर की स्पीड तय कर सकते हो, अधिकतम स्पीड। और जब अधिकतम स्पीड इतनी ज्यादा है तो वास्तव में क्या है कि इस विमान का पहला खेप अंबाला में लाया जा रहा है और इस विमान का पहला खेप अंबाला में लाकर भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा यह विमान। इसमें वास्तव में जो खूबियां हैं वो ये हैं कि यह विमान वास्तव में अगर देखा जाए तो इस पर कोई ठंड का असर नहीं होता है, ठंड का कोई असर नहीं होता। अर्थात लद्दाख जैसे इलाके में भी ये अगर विमान उड़ता है और लद्दाख जैसे इलाके में भी ये विमान अगर उड़ता है तो भी इस विमान को एक तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टार्ट होने में, क्योंकि इसके इंजन पर जो है वो ठंड का असर नहीं पड़ता है। और ठंड का असर नहीं पड़ता है तो ऐसी कंडीशंस में अगर देखा जाए तो आसानी से ये ठंड के सीजन में भी बहुत अच्छी उड़ान ले सकता है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है, नहीं होता ठंड में इंजन बंद हो जाते, तो ठंड में इंजन बनने का कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है और इसीलिए ये बहुत ही उम्दा किस्म का लड़ाकू विमान है। एक बात और है कि इस विमान की अगर विशेषता देखी जाए तो खतरनाक तरह की मिसाइलों से ये लैस है विमान। कई तरह की इसमें यहां पर मिसाइल है और दुश्मन के खेमे पर डायरेक्ट रूप से इस मिसाइल से हमला किया जा सकता है, डायरेक्ट रूप से मिसाइल से हमला किया जा सकता है। और इसका रडार सिस्टम दुश्मन के सेंटर पर 300 किलोमीटर दूर पर कैच कर सकता है। यह इसकी और एक विशेषता है कि अगर दुश्मन है तो 300 किलोमीटर दूरी तक के चित्र को इसका रडार पकड़ सकता है, सिग्नल्स पकड़ सकता है और पकड़ सकता है और फिर अटैक कर सकता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर लद्दाख के किसी भी पॉइंट पर बैठे हुए हैं कारगिल पर तो दुश्मन की 300 किलोमीटर के क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती है। इस तरह की मिसाइलें इसमें लोड की जा सकती हैं और इस तरह से मिसाइलें एक तरह से लोड किए जा सकती हैं। और यह वास्तव में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात यहां पर निकाल कर आई है कि इसमें एक्टिव रडार जो लगे हुए हैं वो मिसाइल को बिल्कुल सटीक निशाने पर पहुंचाने का काम करेंगे। खतरनाक मिसाइलों से लैस है ये विमान। एक विशेषता और है इसकी कि परमाणु हथियार को ले जाने में भी ये सक्षम है, परमाणु हथियार को यहां पर ले जाने में भी ये सक्षम दिखाई देता है। इस रूप में यहां पर समझेंगे कि परमाणु हथियार को ले जाने में किस तरह से ये सक्षम है। एक तो बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है,
ऊंचाई पर उड़ने की इसकी क्षमता है। ईंधन को हवा में ही भर सकता है, ठंडे मौसम में भी ये बंद नहीं होगा, इंजन इसका काम करता रहेगा। मिसाइल का सामना करने के लिए रडार सिस्टम इसके बड़े तगड़े बनाए गए, और रडार सिस्टम एक तरह से यहां पर तगड़े बनाए गए हैं, और ये एयर से जमीन पर जब वार कर सकता है तो इसकी आप क्षमता समझ सकते हैं। और जरूरत अगर पड़ी तो परमाणु हथियारों का भी यहां पर उपयोग किया जा सकता है इस मिसाइल के माध्यम से। तो परमाणु हथियारों को ले जाने में भी यह मिसाइल क्या है, सक्षम दिखाई देती है यहां पर। और परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है यह मिसाइल, इस तरह का कॉन्सेप्ट दिखता है इस मिसाइल में। यहां राफेल एक तरह से क्या है, 27 जुलाई को पहली खेप भारत में पहुंचने की थी, और यहां पर 6 एयरक्राफ्ट 3-3 विमान के ग्रुप में बटेंगे। 6 राफेल एक तरह से विमान अंबाला एयरबोर्स पर ये पहुंचेंगे, और इसमें जो इंजन है वो M88 इंजन लगा हुआ है, जिसकी क्षमता वास्तव में बहुत ज्यादा है। जेट विमान है। जेट विमान वो विमान होते हैं जिसमें वास्तव में अगर देखा जाए तो जो ईंधन के जलने की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि ईंधन के जलने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का बड़ा रोल होता है, और उसमें ऐसे छेद बना दिए जाते हैं कि ऑक्सीजन सीधे रूप से वायुमंडल में मिलती है, और जब सीधे रूप से वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त होगी तो उससे क्या होगा कि सीधे रूप से जब वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त होगी तो उसकी गति और तेज होती जाएगी। जैसे जैसे ईंधन बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी गति तेज होती जाएगी। और इस तरह का यह सौदा था 2016 में किया गया था, जिसमें 36 राफेल को भारत में मंगाया जाएगा। यहां ये 18-18 की रेंज में 2 सेंटर पर तैनात किए जाएंगे। 18 एक जगह, 18 दूसरी जगह, 2 सेंटर पर तैनात किए जाएंगे। और जो रडार सिस्टम है, मैंने कहा क्या कि टारगेट कर सकता है 100 किलोमीटर तक के, और 300 किलोमीटर तक रडार इसका काम करता है। मतलब देखिए, उनके भी जब जेट रॉकेट वगैरह आएंगे तो उनकी भी स्पीड बहुत तेजी से होगी। भाई अगर मान लेते हैं क्या कि पाकिस्तान का या चाइना का यहां पर रॉकेट आया तो उसकी भी तो स्पीड होगी, उसकी भी पर सेकंड एक तरह से कई किलोमीटर होगी। तो 300 किलोमीटर पर इसने रडार ने पकड़ लिया, और 300 किलोमीटर पर रडार ने जब पकड़ लिया तो अब इसने तुरंत के तुरंत चला दिया, और जैसे ही चलाया तब तक ये यहां तक पहुंचा और 100 किलोमीटर पर आकर धड़ाम से यहां पर वार किया, और चाइना के क्या हुआ कि रे सिस्टम को गिरा दिया। चाइना के सिस्टम को गिरा दिया, अर्थात रॉकेट को ये या मिसाइल को वहीं पर ध्वस्त कर दिया मिसाइल से। तो 300 किलोमीटर तक रडार सिस्टम है। वॉर सिस्टम एक तरह से 100 किलोमीटर तक बनाया गया है कि यहीं से बैठे बैठे इसका वॉर किया जा सकता है। हमारे पास सुखोई था 13 MK, उससे कई ज्यादा एडवांस है ये, कई ज्यादा एडवांस है ये सुखोई 13 से। लड़ाकू विमान एक तरह से हुआ करता था सुखोई 13। और एयरफोर्स के वास्तव में क्या है कि जो ऑपरेशंस हुआ करते थे सुखोई का जमकर इस्तेमाल हुआ करता था। जैसे कारगिल में कहा जाता है कि बोफोर्स तोहफे और सुखोई दो का बहुत बड़ा रोल रहा है। उससे भी बहुत तेज है, उससे भी बहुत तेज है। और उससे भी जब बहुत तेज है तो अब आप समझ सकते हैं कि स्पीड एक तरह से नॉर्मल 2200 किलोमीटर, अधिकतम स्पीड 2200, लेकिन यहां पर स्पीड देखी जाए तो आप कम भी कर सकते हैं इसकी स्पीड।
तो इस तरह से ये सारा एक तरह से सिस्टम जो है वो सुखोई से कहीं बेहतर निकल कर आ रहा है यहां पर, और सुखोई से कहीं बेहतर निकल कर आ रहा है, इस तरह की चीजें दिखाई देती। ई की मात्रा इसमें थोड़ा सा हमें लगता है कि गड़बड़ा रहा है यहां। तो ये एक बात बहुत ही आश्चर्यजनक है। अधिकतम भार उठाने की क्षमता है 1 मिनट में 6000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। 1 मिनट में ये कितना 6000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। अधिकतम भार इसके उड़ने की क्षमता है यहां पर 24,500 किलोग्राम, अर्थात जो अधिकतम भार है इसका कितना ले सकता है, 24,500 किलोमीटर का भार लेकर उड़ सकता है। मतलब कई ट्रक उड़ाकर ले जा सकता है। कई एक तरह से यहां पर अगर देखा जाए तो तोपों को ले जा सकता है। इस तरह का विमान है, और इस तरह का विमान है। सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में फ्यूल क्षमता जो है 17,000 किलोग्राम बनी हुई है, फ्यूल क्षमता इसकी। और ये 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इसकी विशेषता क्या है, ये वास्तव में 2 इंजन वास्तव में क्या है कि लड़ाकू विमान है, जो भारतीय वायुसेना की पहली पसंद बन चुका है आज वर्तमान में। और भारतीय वायुसेना ने इसका जो आगमन है इतने जश्न से किया कि सुबह से ही इसकी तैयारियां होने लगी थी इसके स्वागत की। सुबह से ही इसकी तैयारियां हो रही थी इसके स्वागत की भारतीय वायुसेना में। एक बात और है कि अगर देखा जाए तो इसकी मिसाइल रेंज 150 किलोमीटर, 300 किलोमीटर और 300 किलोमीटर इस तरह की मिसाइल रेंज क्षमता है इनकी। और अधिकतम स्पीड जो देखी जाए वो 2123 पहुंची है परीक्षण में। 2130 पहुंची है अधिकतम स्पीड, परीक्षण किया गया। और मारक क्षमता यहां पर 3700 किलोमीटर तक पहुंची है। देखिए अधिकतम तो कितना है वो अलग बात है, लेकिन परीक्षण में अलग है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये कई किलोमीटर ऊंचाई पर मिनटों में पहुंच सकता है। हर ऑपरेशन के लिए ये हमेशा ही तैयार रहेगा, चाहे वो परमाणु ऊर्जा को ले जा, परमाणु एक तरह से बम को ले जाने के लिए क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि राफेल का जो एक तरह से इस्तेमाल है कई देशों में किया भी जा चुका है, सक्सेसफुल रहा। अफगानिस्तान, लीबिया, माली, ईरान, कई देशों ने इसका इस्तेमाल किया है राफेल का, और सक्सेसफुल रहा है। और सक्सेसफुल रहा है तो ऐसी कंडीशंस में ये राफेल जो आना है भारत का, ये बहुत अच्छा है। लेजर वार्निंग सिस्टम लगे हुए हैं इसमें, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है, कई तरह के वार्निंग सिस्टम इसमें लगाए गए। और इस तरह के वार्निंग सिस्टम लगाने के साथ ही साथ इसमें रडार से कहा जाता है छुपने की कुछ क्षमताएं भी मौजूद है, छुपने की क्षमताएं भी इसमें मौजूद है। अत्याधुनिक हथियारों से यह लैस है, और अत्याधुनिक हथियारों से यह लैस है यहां पर देखने को मिलता है। इसमें 125 राउंड के 30 mm की कैनन लगी हुई है, बंदूकें लगी हुई हैं, 125 राउंड के 30 mm की। और यह वास्तव में सामान कितना भी ले जा सकता है आपने देखा ही देखा। तो यह एक तरह से क्षमता है इस विमान की यहां पर। और विमान की इस तरह की क्षमता है तो जाहिर सी बात है चीन और पाकिस्तान दोनों की एक तरह से नाक में दम करेगा। अब ये राफेल दोनों की नाक में दम करने वाला है। राफेल के आ जाने के बाद पाकिस्तान की तो नींद खराब हो गई, और चाइना भी तिल मिला गया।
पाकिस्तान तो अपनी हद में रहेगा और चाइना भी अब चुपचाप रहेगा। बहुत उछलिए हैं ये, हमारी सीधाई का फायदा उठाने की कोशिश करता रहा है चाइना, तो अब बहुत ढंग से समझाने का मौका मिल जाएगा चाइना को। सबसे बड़ी बात है क्या कि पाकिस्तान जो एयरफोर्स है, अमरीकी जो लड़ाकू विमान है F-16, उससे भारत का मुकाबला करती है। मुंह बंद हो गया पाकिस्तान का, मुंह बंद हो गया पाकिस्तान का, क्योंकि उसका पिताजी आ गया है यहां पर, पिताजी आ गया है। और पिताजी आ गया है, इसकी दुर्दशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने देखी। राफेल ने खुद F-16 को गिराया था। और ऐसी कंडीशंस में यहां पर यह मानकर चलो कि एक राफेल और 2 F-16, ये क्षमता है इसकी। एक राफेल रख दो और 2 16 रख दो, तब यहां पर उसका मुकाबला हो सकता है, नहीं तो मुकाबला नहीं होगा। और चाइना भी तिल मिला गया है, चाइना के पास भी है इसी तरह से मिलता जुलता, और चाइना के पास भी है यहां पर इसी तरह से मिलता जुलता, जिसका नाम है J-20 सिंगल सीट मल्टी रोल फाइटर है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर वार करने वाला है, और स्पीड भी इसकी अच्छी है, और स्पीड भी इसकी अच्छी है। अगर देखा जाए तो वास्तव में क्या है कि चाइना का ये एक तरह से यहां पर है, लेकिन यहां पर भारत का जो अधिकतम स्पीड है 2100 किलोमीटर 2200 किलोमीटर के बीच है, जबकि इनकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम परीक्षण में पहुंची है 1200। हां, चाइना कहता है कि इसकी 2700 किलोमीटर है, वो अलग बात है, लेकिन पहुंची उनकी नहीं है। और पहुंची नहीं है तो फिर ऐसी कंडीशंस में कैसे मान लें, जबकि ये परीक्षण किए गए हैं। तो उनसे जस्ट डबल की स्पीड है, और जस्ट डबल की स्पीड है। चाइना एक तरह से इसीलिए तलमला गया है। J-10 है अभी चाइना का, जो वास्तव में इजराइल की लॉबी एयरक्राफ्ट का मॉडिफाइड रूप है, और वर्तमान में वास्तव में अमेरिका के F-16 के बराबर है चाइना का ये भी। और 400 इस तरह के विमान हैं इस चाइना के पास, वो सब यहां पर बेकार लगने लगे हैं चाइना को खुद को। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस विमान में 100 किलोमीटर तक की रेंज में मारने वाली PL-12BR मिसाइलें लगी हुई हैं। सब कुछ है और सब कुछ है, लेकिन वास्तव में ये सारे जो गुण थे वो भारत के सुखोई 30 में ही मौजूद थे। ये जितने भी गुण दिखाए गए हैं कि इतना है, ये है, वो सुखोई 13 में ही मौजूद थे, और सुखोई 13 से ऊपर है ये, और सुखोई 13 से ऊपर है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो एक तरह से यहां पर चाइना के पास इतने ये हैं, इतने ये हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब चाइना से एक तरह से यहां पर हम बहुत स्ट्रांग रूप से निकल कर आ गए, और स्ट्रांग रूप से निकल कर आ गए हैं। तो अब यह मुद्दा आता है कि यहां पर विवाद क्यों था इसका। तो विवाद का कारण था, यहां पर विवाद का जो कारण था वो हमारी विपक्षी पार्टी कांग्रेस। कहा जाता है कि कांग्रेस के समय में इसकी डील होनी थी, और जब कांग्रेस के समय इसकी डील होनी थी तो यह डील नहीं हो पाई किसी कारणवश। टेंडर प्रक्रिया हुई लेकिन डील सफल नहीं हुई। डील इसलिए सफल नहीं हुई क्योंकि कांग्रेस ने यह डिमांड की थी कि मुझे इसकी टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड की जाए, तभी डील सक्सेसफुल मानी जाएगी, नहीं तो डील सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वो डील एक तरह से नहीं हुई कांग्रेस के समय।
मोदी गवर्नमेंट आई और मोदी गवर्नमेंट ने इस बात को समझा और जाना, और जब समझा और जाना मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, तो फिर ऐसी कंडीशंस में क्या हुआ कि मोदी गवर्नमेंट ने इस डील को पक्का कर लिया। लेकिन आरोप लगाया गया यहां पर, क्या आरोप लगाया गया यहां पर कि इन सारी की सारी डील में एक घोटाला हुआ, क्योंकि कांग्रेस के समय इस विमान को जब खरीदने की जो लागत थी, वो वर्तमान वर्तमान जो एक तरह से खरीदा गया रॉकेट, उससे वास्तव में अगर देखा जाए तो बहुत 3 गुना ज्यादा ली गई, अर्थात करीब 550 से लगाकर ये 1600 करोड़ रुपए वसूली गई प्रति विमान। और इस तरह से यहां पर ये एक आरोप लगाया गया कांग्रेस के द्वारा 3, कि विमान की कीमत 526 करोड़ रुपए थी, जिसे 1570 रुपए करोड़ में खरीदा गया, 3 गुना कीमत में। राहुल गांधी जी ये आरोप लगाए और हर रैली में उन्होंने इस बात को रिप्रेजेंट किया, और हर रैली में इसको रिप्रेजेंट किया, ये बात एक तरह से निकल कर आई। दूसरा, फ्रांस ने वास्तव में इस समझौते में यहां पर जब किया तो कैबिनेट कमेटी की मंजूरी नहीं ली गई, और इसमें वास्तव में जो प्रक्रिया होती है खरीदने की, उसका पालन नहीं किया गया, और इस भ्रष्टाचार का केस यहां पर बनता है। यह बात एक तरह से कही, क्योंकि हमें बिना बताए, एक तरह से कैबिनेट को बिना बताए ये कार्य कर लिया गया, ऐसी बात यहां पर रिप्रेजेंट होती है। तीसरा सवाल यह भी आता है यहां पर, और तीसरा सवाल आता है क्या, कि 2017 में जो यहां राफेल विमान को लाए जाने की बात थी, और लाए जाने की बात थी, तो एक भी राफेल विमान क्यों नहीं आया इतने समय में, आप मुझे बताइए। ये आप एक तरह से कहीं ना कहीं चीजों को गड़बड़ा रहे हैं, और चीजों को गड़बड़ा रहे हैं तो ये एक तरह से राफेल की कीमत को लेकर जो विवाद उठा, उसने मोदी गवर्नमेंट को जवाब देने के लिए तत्पर कर दिया, और उन्होंने इसमें कहा कि कीमत वास्तव में इसकी ज्यादा वसूल की जा रही है, 41% से अधिग्रहित किया जा रहा है। और यहां पर सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जो विमानों का डिजाइन और सारी चीजें थी वो भी परिवर्तित हुई हैं। इसके अलावा विमानों के संदर्भ में अब टेक्नोलॉजी भी देगा, उसके संबंधित उपकरण भी देगा, उससे संबंधित चीजों को एक तरह से और रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहां सारी बातें एक तरह से उन्होंने कहा कि जब आप यहां पर सौदा कर रहे थे तो तकनीकी हस्तांतरण पर रोक के कारण से, कि आपने जब तकनीकी हस्तांतरण की बात की तो उन्होंने नहीं मानी, आज भी नहीं मान रहे तकनीकी हस्तांतरण की बात, लेकिन उसके साथ में वो सारे कलपुर्जे दे रहे हैं, वो सारा मेंटेनेंस दे रहे हैं, वो सारा सामान दे रहे हैं जो जरूरत पड़ेगी यहां, क्योंकि राफेल का सामान मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेंटेनेंस हो से कैसी, पुनर्निर्माण करने की बात आती है तो पुनर्निर्माण होगा कैसे? पुनर्निर्माण तो तभी होगा जब सामान होगा, और सामान होगा तो ऐसी कंडीशंस में हमने सामान के साथ भी ये डील की है कि आप इसको एक तरह से सामान का चीजें भी हमें प्रोवाइड कराएंगे, और सामान प्रोवाइड कराएंगे जिसके अंतर्गत यहां पर क्या है कि ये सारी चीजें यहां पर निकल कर आई। मामला पहुंचा कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी कि राफेल में कोई भी विवाद नहीं है और कोई भी घोटाला नहीं है। प्रधानमंत्री का जो रोल है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, और साफ सुथरा एक तरह से रोल रिप्रेजेंट किया गया यहां पर। और इस तरह से ये लड़ाकू जो विमान है वो
विपक्षी पार्टी के द्वारा जो लगाया गया उन पर आरोप था वो निराधार घोषित कर दिया किसने? माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। अब प्रश्न देख लेते हैं। दीपक कुमार, गुड नाइट सर, गुड नाइट। यहां पर ये हमारे लायक लिए गर्व की बात है। यस, गर्व की बात है। यहां पर रुद्र प्रताप पाल सर, मीडिया ने इसकी खूब दिखाकर इतनी तवज्जो देने से क्या 300 करोड़ लोगों को आज भूख से मर रहे हैं, उन्हें खाना मिल जाएगा? बहुत दुर्दशा। मीडिया कभी गरीबी पर क्यों नहीं बोलती है? अगर गरीबी पर नहीं बोलती तो भारत निर्माण योजना नहीं आती। लौटते हुए, पलायन करते हुए मजदूरों की दशा दिखाई, तब आपने गर्व महसूस नहीं किया मीडिया पर? तब आप शांत हो गए। ये मीडिया ही दिखा रहा था कि इतने लोग पैदल जा रहे हैं, इतने लोग एक तरह से भूखों मर रहे हैं, इतने लोग यहां पर ये सारी चीजें कर रहे हैं। तब उस समय एक तरह से मीडिया अच्छा काम कर रही थी। आज कोरोना की दवा नहीं बनी है, ये मीडिया ही बता रहा है। सरकार की असफलताओं को मीडिया दिखाता है, लेकिन सफलताओं का दौर भी तो देखो कि आज अगर एक व्यक्ति कोरोना से यहां पर वापस होकर लौटकर आया है तो उसको दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप में इंटरनल एनर्जी तभी बूस्टअप होगी जब आपको यह लगेगा कि कोरोना से वापसी होती है। कोरोना से वापसी होती है। अगर उसको नहीं दिखाएंगे और सब दिखाते रहेंगे केवल और केवल डेथ हो गई, डेथ हो गई, डेथ हो गई, डेथ हो गई, कोरोना से मारे गए, इतने मारे गए, इतने मारे गए, इतने मारे गए, इतने मारे गए, नतीजा क्या होगा? जैसे ही कोरोना होगा तो आदमी आधा मर जाएगा वहीं। अरे यार कोरोना हो गया, अब तो मेरा काम समाप्त है। तो ऐसा नहीं है कि मीडिया नहीं दिखाती है, और मीडिया नहीं दिखाती है, और मीडिया हमारा रिप्रेजेंटेशन होती है वर्ल्ड के लेवल पर, रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर मीडिया यह दिखाने लगेगी कि भारत नंगों का देश है, भूखों का देश है, तो क्या दोस्त आप बताइए कोई इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आएगा कि नंगों के देश में और भूखों के देश में हम इन्वेस्ट करें? तो क्यों अपने कपड़े एक तरह से फाड़ने की कोशिश कर रहे हो? कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, और उससे हमें बहुत सी चीजें बाहर से मिल जाती हैं। आज केवल और केवल विश्व में क्या है? भारत एक पिछड़ा देश है। ये मीडिया की ही देन रहा है। भारत एक पिछड़ा देश है, यही तो दिखाते रहे हम। वही आप चाहते हैं कि वही दिखाया जाए कि भारत एक पिछड़ा देश है। और जब पिछड़ा देश है तो आप ही से बताओ, क्या झुग्गी झोपड़ी में आप मॉल बनाने के लिए जाओगे? नहीं जाओगे दोस्त, मुझे ये पता है। झुग्गी झोपड़ी में मॉल की तो बात छोड़ो, एक दुकान खोलने के लिए आप नहीं जाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप सभ्य परिवार के हो। इसीलिए पश्चिमी देशों को भी लगता है कि मैं एक सभ्य परिवार का हूं। अगर झुग्गी झोपड़ी में मॉल खोलने के लिए जाऊंगा तो आपका तौहीन हो जाएगा। उसी तरह से जो पश्चिमी देश हैं, अगर उनको यह पता लग गया कि हम भूखे और नंगों के देश हैं, तो कभी भी वो निवेश करने तो नहीं आएंगे दोस्त। हमारा मजाक बनाएंगे और फोटो खींच कर ले जाएंगे और विश्व में यह दिखाएंगे कि भारत गरीबों का देश है, भारत भिखमंगों का देश है। ये देखो भारत की फोटो और तस्वीरें, और अपने यहां पर ये तस्वीरें दिखाकर एक किताब लिखेंगे भारत के ऊपर, और उस पर नोबेल पुरस्कार भी लेकर जाएंगे। तो ये एक तरह से जो तस्वीरें हैं वो कहीं के न कहीं, कहीं ना कहीं, अगर आप उसको इस रूप में प्रेजेंट करेंगे, मीडिया के रूप में, विपक्ष के रूप में प्रेजेंट करेंगे, तो निश्चित तौर पर क्या होगा? भारत की दिशा नहीं सुधरेगी, भारत की दशा नहीं सुधरेगी अगर मीडिया इसको दिखाना शुरू कर दे। एक दो मीडिया वाले कर भी रहे, करने दीजिए, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है।
और इसीलिए मैग्सेसे पुरस्कार पा जाते हैं, क्योंकि भारत का मजाक उड़ा देते हैं, भारत का मजाक उड़ा देते हैं। आप मजाक उड़ाइए भारत का, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पुरस्कारों की आपको बहार मिलेगी। आप एक तरह से किसको, भारत में आतंकवाद है, इसलिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। आप एक तरह से आवाज उठा दीजिए भारत में आतंकवाद है, और मैं उसको समाप्त करने निकला हूं। देखो कैसे मिलता है। यह है भारत में पुरस्कार देने का ढंग, और यह है भारत में पुरस्कार देने का ढंग। तो आज हम स्ट्रांग हैं यह बताने की जरूरत है, और जब यह बताने की जरूरत है तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि हमें तैयार रहना है, यहां पर हम कुछ अच्छा कर सकें। और इसलिए आप घर में 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य, चारों के चारों लोग बुराई करें एक दूसरे की, नतीजा आप समझते हैं क्या होगा, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक दूसरे की बुराई का नतीजा यह होगा कि बाहर उपहास के पात्र बनेंगे और उससे कुछ नहीं मिलने वाला। आप मजाक के पात्र बनेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। किसी के करीब आ जाएंगे आप बाहर के लोगों से, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसी से आप अपना दुखड़ा एक तरह से गाएंगे, वो आपका यहां तो आपको सांत्वना देकर जाएगा, लेकिन झूठी सांत्वना, और बाद में वही व्यक्ति क्या करेगा, आपका मजाक उड़ाएगा। तो उसी तरह से यहां पर भी है, सेम यहां पर भी है। इसीलिए कहता हूं कि गरीबी बेरोजगारी का आंतरिक मामला है, इस पर आप आंतरिक रूप से दबाव डालिए, आंतरिक रूप से दबाव डालिए, क्योंकि मीडिया एक ऐसा है कि जिसको पूरा वर्ल्ड देखता है, पूरा विश्व देखता है मीडिया को, इसलिए उससे बचने की कोशिश खुद मीडिया करता है। तो आज के लिए इतना ही। यह है राफेल यहां पर युद्धक विमान, जिसके बारे में हमने चर्चा की। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। करंट के टॉपिक और इकोनॉमिक्स का हमारा जो दौर है वो चल रहा है, तो उसी तरह से हम इकोनॉमिक्स के दौर में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुभ रात्रि। यहाँ